अल्मोड़ा स्थित डोल आश्रम पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। श्री कल्याणी का हिमालय देवस्थानम में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में हुए शामिल। प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने केंद्रीय गृह सचिव को दिया चारधाम यात्रा का अपडेट। भविष्य में चारधाम यात्रा प्रबंधन की रणनीति के लिए कमेटी गठन के दिए निर्देश। दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। नई दिल्ली से भाजपा प्रत्याशी बांसुरी स्वराज के पक्ष में किया रोड शो। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर साधा निशाना। बुद्ध पूर्णिमा पर लोग कर रहे गंगा स्नान। हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। पुलिस प्रशासन ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 7 जोन और 19 सेक्टर में बांटा गया मेला क्षेत्र। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चले रुक कर लेते हैं सीधा खास खबरों की ओर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार दूसरे राज्यों में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में स्टार प्रचारक सीएम धामी का नई दिल्ली पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान सीएम धामी ने नई दिल्ली से भाजपा की लोकसभा प्रत्याशी बांसुरी स्वराज के पक्ष में रोड शो किया। रोड शो में जनसैलाब उमड़ पड़ा। रोड शो के दौरान सीएम धामी ने भाजपा प्रत्याशी बांसुरी स्वराज के पक्ष में जनता को संबोधित करते हुए लोगों से वोट की अपील की। साथ ही सीएम ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा। हमको यहाँ से संकल्प लेकर जाना है, एक सौगंध लेकर जाना है और एक शपथ लेकर जाना है कि हम बहन बांसुरी को भारी बहुमत से जिताकर अब तक के सारे रिकॉर्ड को बदलेंगे और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना देंगे। आप सबको अपना वोट तो करना ही करना है, अपना वोट तो करना ही है। और हम कोई भी अच्छा काम करते हैं, कोई भी शुभ काम करते हैं, चाहे अपने घर में कन्यादान करते हैं, सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं या कोई पूजा पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो हम सबसे पहले अपनी आत्मा को पवित्र करते हैं और हर प्रकार से प्रातः काल उठकर नित्य कर्म करने के बाद सबसे पहले उस काम को संपन्न करते हैं। इसी प्रकार से लोकतंत्र के महायज्ञ में, ये लोकतंत्र का महायज्ञ है, इस महायज्ञ में भी भारत को विकसित भारत बनाने के लिए, भारत को समृद्ध भारत बनाने के लिए, भारत को दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बनाने के लिए, भारत को सिरमौर भारत बनाने के लिए हम सबको हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, भारत के भविष्य के लिए पहले मतदान करना है, उसके बाद ही जलपान करना है। और प्रातःकाल 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। 7 बजे से मतदान करते हुए खुद भी आप लोगों ने कमल वाला बटन दबाना है। शाम 5 बजे तक इस बटन को इतना दबा दीजिए कि 4 तारीख को ही वो बाहर निकले। सीएम पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने डोल आश्रम में कल्याणी का हिमालय देवस्थानम के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर सीएम धामी ने कन्याओं का पूजन करने के साथ ही श्री यंत्र की पूजन अर्चना भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि डोल आश्रम धर्म, आध्यात्म, संस्कृति और शिक्षा के केंद्र बिंदु के रूप में उभर रहा है। रामनगर में लकड़ी तस्करों का आतंक व्याप्त है। मामला तराई पश्चिमी डिवीजन रामनगर की रेंज आम पोखरा से जुड़ा है। वन विभाग ने वन निगम को 2 यूकेलिप्टस की लॉट काटने के लिए दी थी, लेकिन इन लॉट से वन निगम के कुछ अधिकारी और कर्मचारी जमकर लकड़ी चोरी करवा रहे थे। वन निगम की लकड़ी तस्करों के साथ मिलीभगत भी सामने आई है। क्या है पूरा मामला, इसी को लेकर देखिए रिपोर्ट। वन निगम द्वारा लकड़ी तस्करी के चलते सरकार को राजस्व का तो लाखों रुपए का नुकसान पहुंचा है। साथ ही जंगलों की खूबसूरती के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा था। दरअसल वन विभाग द्वारा वन निगम को यूकेलिप्टस के पेड़ काटने की परमिशन दी गई थी और इसी परमिशन की आड़ में वन निगम के अधिकारियों ने लकड़ी माफियाओं के साथ मिलकर चोरी छुपे यूकेलिप्टस को बेचने का धंधा भी शुरू कर दिया। लेकिन ये धंधा ज्यादा दिन नहीं चला। डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य को जैसे इस लकड़ी तस्करी के धंधे की खबर लगी तो प्रकाश चंद्र आर्य ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की और लकड़ी तस्करों से यूकेलिप्टस की कीमती लकड़ियां बरामद की। वन निगम के खिलाफ भी जब कार्रवाई करने की तैयारी डीएफओ द्वारा कर ली गई है। सूचना प्राप्त हुई थी कि जो वन निगम की जो लॉट चल रही है, हमारा प्लॉट नंबर 50 और 49,
उनका जो वहाँ से जो वन निगम में पतन हो रहा है और उसके बाद जो ढुलान कर रहे हैं ठेकेदार, वो लोग इसको माल चोरी करके जो है एक किसी जगह पे इकट्ठा कर रहे हैं और वहाँ से वो जो है बाहर बेच रहे हैं। तो इसकी सूचना प्राप्त होने पर हमारे द्वारा अपना जो मुखबिरी तंत्र है उसको लेकर के अपने स्टाफ को इसकी ड्यूटी लगाई गई और जैसे ही वो माल वहाँ पे पहुँचा तो हमारी टीम द्वारा उसको पकड़ लिया गया और उसके बाद में उसकी गिनती कराई गई। तो ये लगभग 112 नग हैं वहाँ मौके पे मिले हैं, जिनको कि हमारे द्वारा अपने कब्जे में लेकर के उसकी नपत करके और आगे की कार्रवाई उसमें जो है की जा रही है। वही अपने फर्ज से गद्दारी कर पैसों के लालच में सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचाने वाले और वन विभाग की आंखों में धूल झोंकने की नाकाम कोशिश करने वाले डीएफओ की कार्रवाई से बुरी तरह बौखला गए हैं और अब मीडिया के आगे अपनी सफाई पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहा अपनी सफाई में वन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक हरीश पाल ने, आप भी सुनिए। यूकलिप्टस के गिल्टे बरामद किए हैं, जिसमें मैंने त्वरित ही डीएलएम जो हमारे पूर्वी रामनगर है श्री राकेश कुमार जी, उनसे जानकारी ली है। तो उनका कहना है कि समस्त स्टाफ हमारा और वन विभाग का मौके पर ही है और उसकी जांच पड़ताल कर रहा है। मैं जानकारी ली जा रही है कि वो वास्तव में वन निगम के या वन विभाग के हैं। तो ये पुष्टि अभी वन निगम के जो डीएलएम है उनसे की जा रही है। जैसे ही पूर्ण सूचनाएं उपलब्ध होंगी तो आपको अवगत कराया जाएगा। पीडी निकालना या वो निकालना वो प्रथम दृष्टया उनका एक अधिकार क्षेत्र है, लेकिन जब तक वेरीफाई नहीं हो जाता है और उससे हम संतुष्ट नहीं होते तो हम उनकी इस बात से सहमत नहीं है। वन विभाग के डीएफओ की कार्रवाई से वन निगम पूरी तरह बौखला चुका है और अब जांच की मांग कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वन निगम में लकड़ी तस्करी के काले कारोबार का पर्दाफाश पहली बार हुआ है। इससे पहले भी ज्वाला वन में वन निगम की लॉट से करोड़ों रुपए की लकड़ी तस्करी का मामला उजागर हो चुका है। इस मामले में आनन फानन में 2 अधिकारियों को वन निगम ने सस्पेंड भी कर दिया था। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि वन निगम की और कितने भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं। अगर वन विभाग की जांच इस पूरे मामले की तह तक पहुंची तो वन निगम के उन भ्रष्ट अधिकारियों पर गाज गिरना तय है जो इस पूरे लकड़ी तस्करी के मामले में लिप्त है और वन निगम इन्हें अभी तक बचाने के प्रयास कर रहा है। IND24 के लिए रामपुर से सलीम अहमद, साहिल की रिपोर्ट। बद्रीनाथ धाम मंदिर परिसर के 50 मीटर के दायरे में वीडियोग्राफी और रील्स बनाने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बाद भी चमोली पुलिस ने 15 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई कर चालान काटे हैं। प्रदेश में चारधाम यात्रा के लिए देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु सच्ची श्रद्धा और भक्ति लेकर श्री बद्रीनारायण पहुंच रहे हैं। वहीं श्रद्धालुओं की सुविधाओं को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने वीडियोग्राफी और रील्स बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। मलिन बस्ती मामले को लेकर कांग्रेस ने नगर निगम में प्रदर्शन कर सरकार से नियमितीकरण के साथ ही स्थायी तौर पर व्यवस्था की मांग की है। इसको लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर कटाक्ष किया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा कि कांग्रेस केवल राजनीति तलाशने का काम करती है, जबकि भाजपा ने मलिन बस्ती मामले में 3 बार अध्यादेश लाया है। उन्होंने कहा कि मलिन बस्तियों को उजड़ने नहीं दिया जाएगा, इसके लिए सरकार काम कर रही है। दरअसल MDDA नगर निगम देहरादून और नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा 500 से ज्यादा मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को नोटिस दिए गए हैं। बस्तियों के रेगुलाइजेशन के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही पिछली शासनकाल में हम जियो भी लेकर के आए थे और तमाम जो ध्वस्तीकरण के जो निर्णय हैं या ध्वस्तीकरण के जो आदेश हैं वो माननीय न्यायालय के हाईकोर्ट के आदेश हैं, उनका भी अनुपालन जो हमारी सरकार करती है। लेकिन जहां जहां पर जिस प्रकार की जो चीजें हैं उन सब चीजों को भी संज्ञान सरकार लेती है। किसी भी व्यक्ति का हित खराब ना हो, उसको पूरा समय और पूरा जो प्रार्थना उनकी रहती है, प्रार्थना पत्र उनके रहते हैं, उनका भी संज्ञान सरकार लेती है। प्रकार की चीजें कोई आएंगी तो निश्चित रूप से सरकार उसका संज्ञान भी लेगी और जो आदेश हैं माननीय न्यायालय का उनका भी हम सम्मान करते हैं। तो निश्चित रूप से सभी चीजों को देख करके समांतर रास्ता सरकार आने वाले भविष्य में निकालेगी।
खटीमा में मुस्लिम समुदाय ने एसडीएम खटीमा और मुख्यमंत्री को संबोधित कर ज्ञापन दिया, जिसमें जामा मस्जिद खटीमा में वक्फ बोर्ड के प्रशासक कामिल खान पर मस्जिद की दुकानों को बेचने और चंदा किराया वक्फ बोर्ड की कमेटी के खाते में न जमा कराकर नगद लेन देन करने को लेकर आरोप लगाया है। वहीं वक्फ बोर्ड की अनुमति न होने पर भी लगातार अनियमितताएं सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस मामले में उपजिला अधिकारी रविंद्र बिष्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि शिकायत के बाद मामले की जाँच पड़ताल जारी है। को आगे बढ़ाने की बजाय जो स्कूल चल रहा था उसमें मदरसा रहमानिया के नाम से, रहमानिया पब्लिक स्कूल के नाम से, उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। इनको किसी भी तरीके के वित्तीय लेन देन का अधिकार नहीं है। हर महीने हजारों रुपए का किराया भी आता है, चंदा भी आता है, उसका कोई लेन देन, जब से चार्ज लिया उसका कोई हिसाब नहीं है कहाँ पैसा कितना आया और कितना गया। हमारी वक्फ बोर्ड के सीईओ साहब से, वक्फ बोर्ड के सदर साहब से और मुख्यमंत्री महोदय से यही हम अनुरोध है कि इनकी वित्तीय जांच की जाए। जब से चार्ज लिया अब तक कितना पैसा आया, कितना खर्च किया और अभी तक उसका लेन देन जो है इन्होंने अकाउंट के द्वारा क्यों नहीं किया गया, जो कि नियम है। वक्फ बोर्ड द्वारा एक प्रशासक नियुक्त किया गया है कामिल खान को, खटीमा जामा मस्जिद का। वहाँ पर वित्तीय अनियमितताएं लगातार की जा रही हैं। पूर्व में भी वहाँ पर जो चंदा किया जा रहा है और जो दुकानों से किराया आ रहा है वो खाते में जमा नहीं हो रहा है। सारा का सारा पैसा लेन देन नगद हो रहा है। पहले तो वो भी गलत है। दूसरा काम उन्होंने ये किया है कि वहां पर एक दुकान थी, दुकान नंबर 25, जो कि राकेश कुमार मोहनलाल जी के नाम से दर्ज है वक्फ बोर्ड में, उसका खोड़ किया गया है। उसको जो है इन्होंने प्रशासक महोदय ने अपने वित्तीय और अन्य अधिकारों के क्षेत्र से बाहर जाते हुए उस दुकान को किसी गुप्ता जी को जो है ट्रांसफर किया है, जो कि नियम विरुद्ध है। हमारी यही मांग है वक्फ बोर्ड से कि वो उस दुकान में अविलंब ताले डाले जाए और जो है इन पर अविलंब जो है कार्रवाई की जाए। शिकायत मेरे पास अभी आई है, इसलिए जांच का विषय है कि क्या वास्तव में ये सही है कि या गलत है। उनका कहना है कि प्रशासक जो अभी यहाँ पर हैं उनके द्वारा जामा मस्जिद की किसी दुकान को किसी और को ट्रांसफ़र किया गया है। ये अब जांच का विषय देखेंगे कि वास्तव में क्या उसके द्वारा ट्रांसफ़र किया, अगर बिना अनुमति के वो सीईओ वक्फ बोर्ड की अनुमति के बिना अगर ट्रांसफ़र किया तो नियम सब उसके खिलाफ कार्रवाई। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां खटीमा के इस्लाम नगर गोटिया में पालिका के स्लॉटर हाउस जो कि 2018 से बंद हो गए थे, इसके बावजूद भी लगातार स्लॉटर हाउस से मांस बेचे जाने की शिकायत सामने आ रही है। इस पर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी दीपक शुक्ला ने टीम के साथ स्लॉटर हाउस का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद शुक्ला ने बताया कि मांस स्लॉटर हाउस में बेचे जाने की खबर पूर्ण रूप से निराधार है। वहीं इस्लाम नगर गोटिया में बिना लाइसेंस के मांस बेचे जाने पर अधिशासी अधिकारी ने बताया कि उनके द्वारा 31 मार्च 2024 तक लाइसेंस निरस्त किए गए थे। उसके बाद अभी कोई भी लाइसेंस निरस्त नहीं किए गए हैं। पौड़ी में बुधवार शाम को हुई मूसलाधार बारिश से भारी नुकसान हुआ है। पौड़ी जिले के वीरोंखाल ब्लॉक के बेजरो क्षेत्र में बादल फटने से कई एकड़ कृषि भूमि बह गई, तो पानी और मलबे की चपेट में आने से कई भवन और गौशाला क्षतिग्रस्त हो गए। कई जगह पर मलबा आने से सड़कें बंद हो गई। इस दौरान ग्रामीणों ने सुरक्षित स्थानों पर जाकर अपनी जान बचाई। हालांकि बारिश के कारण जनहानि नहीं हुई है, लेकिन भारी बारिश के कारण स्टेट हाईवे 32 की 30 मीटर सड़क वॉश आउट हो गई है। बारिश से बेजरो क्षेत्र में हुए नुकसान का आकलन करने के लिए पौड़ी से स्वास्थ्य विभाग, तहसील प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग की टीम के साथ अन्य टीम मौके के लिए रवाना हुई। ग्रामीणों को ठहरने के लिए उचित व्यवस्था प्रशासन कर रहा है। वहीं फूड पैकेट और राहत सामग्री भी प्रभावित गांव तक पहुंचाई जा रही है। आज अचानक से जो अतिवृष्टि हुई है बेजरों के आसपास के इलाके में, तो 4 गांवों में कुछ क्षतियों की सूचना है। यहाँ पे जो हमारा स्टेट हाईवे है 32, उसके किलोमीटर 10 to 11 में भी 30 मीटर का स्ट्रेच जो है वो बह गया है। तो इस संबंध में एसडीएम को, एक्सीएन पीडब्ल्यूडी, साथ ही जो आपके यूपीसीएल के एक्सीएन है जल संस्थान और सीएमओ और डीएसओ को निर्देशित किया गया और तत्काल इसमें जो भी राहत संबंधी कार्रवाई की जानी है उस पूरे इलाके में वो करने के लिए उन्हें निर्देशित किया गया। और अभी तक किसी भी किस्म की जनहानि की कोई सूचना नहीं है। कुछ सामान्य क्षतियाँ हैं तो उन्हीं के अकॉर्डिंगली
आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यहाँ से डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम और एसडीएम भी अपने साथ में एफजीआई और दूसरे लोगों को लेके जा रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि स्थिति में नॉर्मल सी जल्दी आ जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य में पिरूल लाव पैसा पाओ मिशन को शुरू कर दिया गया है। इसके तहत पिरूल कलेक्शन सेंटर पर 50 रुपए प्रति किलो की दर से पिरूल खरीदे जाएंगे, जबकि इससे पहले पिरूल की कीमत काफी कम 2 से 3 रुपए प्रति किलो थी। पिरूल के मूल्य में अभूतपूर्व वृद्धि से राज्य में पिरूल के माध्यम से विभिन्न वस्तुओं को तैयार करने वाले काश्तकारों को भी इसका फायदा मिलेगा। एक और जहां वनाग्नि की घटनाओं पर काबू पाया जाएगा, तो वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों के लिए भी है आजीविका का नया साधन बनेगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मुख्य उद्देश्य जंगल की आग को रोकना और नियंत्रित करना है। सरकार की इस नई पहल में पिरूल को जंगल से हटाने के साथ साथ स्थानीय लोगों की आय बढ़ाने की योजना है। तो देखिए, पिरूल कलेक्शन सेंटर को लेकर अब मिशन शुरू किया गया है। पिरूल लाओ पैसा पाओ मिशन शुरू किया गया है। 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आपको बता दें कि पिरूल अब बेचे जाएंगे। लोगों की आजीविका का नया साधन बनेगा पिरूल। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां ऋषिकेश एम्स में पुलिस का हैरतअंगेज कारनामा सामने आया है। पुलिस का वाहन चौथी मंजिल के वार्ड में अचानक घुस गया, जिससे यहां मरीजों में हड़कंप मच गया। मरीजों के बेड के बीचों बीच तेज गति से पुलिस का वाहन गुजरा। आपको बता दें कि एम्स में एक नर्सिंग ऑफिसर ने ऑपरेशन के दौरान महिला चिकित्सक से छेड़खानी की घटना से जेआर और एसआर आक्रोशित हो गए और आरोपी को गिरफ्तार कर उनके सामने से ले जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस को आरोपी को अभिरक्षा में लेने के लिए करीब 2 घंटे तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। एम्स प्रशासन ने चिकित्सक को निलंबित कर दिया है। तो एम्स की चौथी मंजिल में पुलिस का वाहन जा घुसा। आपको बता दें कि मरीजों के बेड के बीचों बीच से ये पुलिस का वाहन निकला है। तो महिला चिकित्सक से छेड़छाड़ का ये पूरा मामला है। एम्स प्रशासन ने डॉक्टर को अब निलंबित किया है। देखिए, उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ रहा है। शुरुआती दिनों में ही रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु चारों धाम में पहुंचे, लेकिन इसी के साथ ही चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बार भाजपा के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपनी ही सरकार को घेरते हुए दिखाई दिए। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत से ही व्यवस्थाओं की पोल खुलती नजर आई। इस बार चारधाम यात्रा में कई अव्यवस्थाएं देखने को मिली, लेकिन इन व्यवस्थाओं के बिगड़ने के कई कारण सरकार बता रही है, जिसमें कि भीड़ को भी एक कारण बताया जा रहा है। दरअसल बीते दिनों कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आचार संहिता की वजह से यात्रा की तैयारी में चूक हो गई। नहीं, आचार संहिता एक बाधा तो बना है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि 19 अप्रैल को हमारे यहाँ चुनाव पहले फेज में हो गए, यानी कि लगभग 1 महीना आज हो गया। उसके बावजूद अभी हमें काम करने में दिक्कतें आ रही है। हमें चुनाव आयोग की तरफ देखना पड़ रहा है। तो इन चीजों में थोड़ा सा चुनाव आयोग को हमारा तो आग्रह है उनसे कि इस पे थोड़ा सा वो शिथिलता बरते, ताकि इन पे हम लोग काम तेजी से कर सकें। चारधाम यात्रा में बिगड़ी व्यवस्थाओं को लेकर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सवाल खड़े किए हैं। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि उत्तराखंड में 19 अप्रैल को मतदान संपन्न हो गया था और चारधाम यात्रा बाद में शुरू हुई, लेकिन प्रशासन अपनी नाकामी और बेवकूफी छुपाने के लिए इस तरह की बात कर रहा है। देखिए, चुनाव में भी एक थोड़ा बहुत फोर्स हमारी लगती है, लेकिन चुनाव तो यहाँ 19 अप्रैल को संपन्न हो गए। यात्रा कब प्रारंभ हुई? तो ये प्रशासन अपनी नाकामयाबी, अपनी बेवकूफ़ी छुपाने के लिए इस तरह की बात करती है। प्रशासन के लोगों के मुंह से इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। चारधाम यात्रा में जहां एक तरफ लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं, तो वहीं भारी भीड़ ने शासन प्रशासन के पूरे सिस्टम को हिला दिया है। आलम यह है कि श्रद्धालु बिना दर्शन किए वापस घर लौट रहे हैं। तो ऑफलाइन पंजीकरण बंद होने से कई तीर्थयात्री ऋषिकेश रुके हैं।
ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी सरकार पर यात्रा की अव्यवस्थाओं को लेकर जमकर हमलावर है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट का कहना है कि चारधाम यात्रा में लगातार अव्यवस्थाएं सामने आ रही है, लेकिन मंत्री अपनी नाकामी छुपाने के लिए बहानेबाजी कर रहे हैं। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र ने भी चारधाम यात्रा को लेकर वाजिब सवाल खड़े किए हैं। आखिर प्रशासन कहां सोया हुआ था, समय पर तैयारी क्यों नहीं की गई? चारधाम यात्रा में जितनी भी अव्यवस्थाएं आपको दिखाई दे रही हैं या निकायों में के चुनाव में जो भी देरी हो रही है, मंत्री जो है अपनी नाकामी छुपाने के लिए जो है बहानेबाजी कर रहे हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भी जो है वाजिब सवाल खड़े किए हैं कि आखिर जो है प्रशासन कहाँ सोया हुआ था, समय पर जो है वो तैयारी क्यों नहीं कर रहा था। जब इनको तैयारी करनी होती है तब तो जो है अधिकारी एसी कमरों में सोए हुए हैं। अगर पूर्व मुख्यमंत्री इतना बड़ा बयान दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये सरकार के लिए शर्मनाक है और सरकार की कार्यप्रणाली पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक व्यवस्थाओं के मोर्चे पर सरकार लगातार सवालों के घेरे में है। यात्रा मार्गों पर अव्यवस्थाओं को लेकर जहां एक तरफ आम श्रद्धालुओं में नाराजगी देखी जा रही है, तो वहीं कांग्रेस भी धामी सरकार पर तमाम आरोप लगा रही है। लेकिन अब खुद धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ऐसा बयान दे दिया है जिससे सरकार की किरकिरी तो हो ही रही है, साथ ही विपक्ष के हाथ भी बड़ा मुद्दा लग गया है। देहरादून से IND24 के लिए विनय सूद की रिपोर्ट। भाजपा ओबीसी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी और प्रदेश महामंत्री नेत्रपाल मौर्य आदि कैलाश यात्रा से लौटते समय लोहाघाट पहुंचे। लोहाघाट पहुंचने पर भाजपा ओबीसी मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष गोविंद वर्मा के नेतृत्व में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। ओबीसी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के शासन में ओबीसी समाज के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कई योजनाएं संचालित की गई है। पार्टी में भी ओबीसी समाज के लोगों को ऊंचे पद दिए गए हैं और ओबीसी मोर्चे का गठन किया गया है। मोर्चा ओबीसी समाज के लोगों के लिए कई तरह के कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि 2024 में भी लगातार तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है और प्रदेश में मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस समाज को दिया है। ओबीसी आयोग का गठन करके ओबीसी समाज का सम्मान, ओबीसी समाज में जितने भी समाज रहते हैं उनके बच्चों के लिए जो गरीब है हमारे 27% आरक्षण का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। और ओबीसी समाज का जो उत्थान हो रहा है वो भाजपा में ही और नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। 4 जून को हम बहुत बहुमत से सरकार हम बना रहे हैं। 400 पार का जो नारा है उसको हम सफल हो गए और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश की कमान संभालेंगे। शिक्षा विभाग में फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर ट्रांसफर रुकवाने को लेकर राजकीय शिक्षक संगठन पर दबाव बनाते हुए एसआईटी जांच करने की मांग की गई है। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी का कहना है कि अभी तक कोई ऐसा मामला उनके संज्ञान में नहीं आया, लेकिन मेडिकल चिकित्सा बोर्ड के आधार पर ही सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। यदि कोई ऐसा मामला संज्ञान में आया तो उसके खिलाफ जाँच की जाएगी। वहीं राजकीय शिक्षक संगठन के अध्यक्ष राम सिंह चौहान का कहना है कि अभी तक उन्हें किसी भी शिक्षक के द्वारा कोई ऐसा प्रमाण नहीं दिया गया है जिसने फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर ट्रांसफर रुकवाने का काम किया। और यदि फर्जी प्रमाण के साथ कोई शिक्षक इसके सबूत देता है तो संगठन सरकार के साथ शिक्षा विभाग से भी ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेगा। तो इस तरह की मेरे समक्ष तो कोई मुद्दा नहीं आया था। उसमें ज़्यादातर जो प्रमाण पत्र आते हैं उसके लिए मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र होता है, वही मान्य होता है। और 2022 का अगर कोई मेडिकल का है या उसके बाद का है तो उसको हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। अगर कोई इस तरह का मैटर आता है फर्जी प्रमाण पत्र लगा करके या तो ट्रांसफ़र किया गया है रुकवाया गया तो उसकी जाँच करेंगे। अभी विधिवत किसी का हमारे पास तो कोई पत्र नहीं आया, पर सोशल मीडिया के माध्यम से जो हमें अवगत हुआ है कि कुछ लोगों ने फर्जी मेडिकल बनाए हैं। यहाँ तो स्थिति ये बन पाई कि जिस शिक्षक की मन की नहीं हो रही वह दूसरे का विरोध कर रहा है। ऐसा है वो साक्ष्यों के साथ अगर कोई सबूत के साथ हमारे पास देते हैं कि इन लोगों का फर्जी मेडिकल है तो निश्चित रूप से संगठन उसका विरोध करेगा और उसकी जांच भी करवाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।